गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली डेली आपकी साइंस की क्लास चल रही है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन रहते हैं, जो हम सेशन आज लेने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर ये जिसमें पहले क्वेश्चन आए हुए सारे, कुछ कुछ क्वेश्चन है एक आध जो हमने ऐड किए अलग से। तो इसमें पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको पूरा सेशन मिलेगा और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर भी रहे हैं, करते भी रहिए। एग्जाम आपका 17 से जो निश्चित है वो होना है। बाकी इधर उधर की बातें आप सुनिए नहीं, केवल अपने पढ़ाई पे फोकस करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, अगर कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करने के लिए डेली टेस्ट देते रहिए और हम जो सेशन करवाते हैं उसको भी देखते रहिए। और कुछ अगर डाउट होता है तो कमेंट में छोड़ते रहिए, तो वो कमेंट प्रॉपर देखे जाते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो हमारी है 31वें नंबर की प्रैक्टिस सेट क्लास है। अगर 31 नंबर आप पहले दिन से आप जुड़े हैं हमसे, तो आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन की क्वालिटीज क्या रह रही हैं, कैसे एक्सप्लेनेशन रह रहे हैं, सारी चीजें आप अपने आप खुद ही ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है मानव। आज का पहला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार या साइज सबसे बड़ा होता है, होगा। तो कौन सी चीज बॉडी में से जिसका आकार सबसे बड़ा होगा, वो चीज आपको बतानी है। मानव शरीर में मानव शरीर में निम्न क्या हो रहा है? अभी उधर सेकंड वाला ये इसके उधर ये उधर नीचे वाले पे गए उस पे नहीं वो हाँ अब वो सेकंड वाला अब इसकी मोटाई कम कर दीजिए उसकी भी ऊपर वाले की और कम करिए बस और कम कर दीजिए थोड़ी सी बढ़ा दीजिए बस। ये खुल क्या रहे देखना। हाँ आप सही है। देखते हैं पहला क्वेश्चन है मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा आकार की बात कर रहा है, सबसे बड़ा किसका होगा आकार। तो देखो मानव शरीर में निम्न मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे बड़ा आकार किसका होगा। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि बॉडी में सबसे बड़ा आकार क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा आकार किसका होगा। तो देखो अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो कौन सा होगा सबसे बड़ा। अगर ऑर्गन पूछेगा तो आपकी स्किन मतलब त्वचा। अगर आंतरिक ऑर्गन पूछेगा आंतरिक, तो होगा आपका लीवर मतलब यकृत। अगर सबसे बड़ी ग्लैंड पूछेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसमें जो पूछा है तो मानव निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा। तो देखो किसका होगा, यकृतिका। किसका, यकृतिका। अगर तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। प्लीहा की बात करें इसको बोलेंगे स्प्लीन। क्या बोलेंगे, स्प्लीन।
स्प्लीन। देखो प्लिया क्या करेगा, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, कब्रिस्तान भी बोलते हैं। अब देखो अग्नाशय की बात करेंगे, अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज, पेनक्रियाज पेनक्रियाज में अग्नाशय में जो आपका होगा, तो जो आपका जो इंसुलिन क्या होगा, इंसुलिन का स्राव, इंसुलिन का स्राव। ठीक, यही करेगा। इंसुलिन की बात करें, इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी, कमी से मधुमेह, मधुमेह या फिर डायबिटीज। अगर बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड आपकी गले में पाई जाती है, ये वाली ग्लैंड जो होती है इसको थायराइड ग्लैंड कहेंगे। तो कौन सी कहां पाई जाएगी, गले में। ये किसकी कमी से होगी, तो ये देखो आयोडीन की कमी से होगी। किसकी, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से आपकी थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग हो जाती है, उसमें स्वेलिंग, हल्की हल्की स्वेलिंग हो जाती है, सांस लेने में भी दिक्कत करेगी। तो इसका आंसर जो होगा सबसे बड़ा, तो यकृत होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। देखो सबसे अधिकतम मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न करेगा, अधिकतम मात्रा की बात कर रहा ना, अधिकतम मात्रा में जो आपको ऊर्जा देगा, तो कौन देगा, वसा या फैट। एक क्वेश्चन आता है कि तुरंत कौन ऊर्जा देगा, तुरंत। अगर तुरंत की बात करेगा कि तुरंत कौन ऊर्जा देगा, तुरंत ऊर्जा देगा कौन, तुरंत कार्बोहाइड्रेट्स देगा। क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट देगा तुरंत। ठीक है, तो देखो कह रहा अधिकतम मात्रा में ऊर्जा देगा। देखो ग्लूकोज नहीं देगा, क्षार नहीं देगा, प्रोटीन नहीं देगा, कौन देगा, वसा देगा। वसा या फिर फैट आपको तुरंत ऊर्जा देगा। अब देखो बात कर रहे हैं आपकी क्षार की, तो क्षार क्या है, क्षार जो आपके स्वाद में क्या होंगे, स्वाद में क्या होंगे, तीखे होंगे, तीखे होंगे। अगर इसके पीएच की मान करेंगे, बात करेंगे तो पीएच 7 से ज्यादा होगा, पीएच 7 से ज्यादा होगा। अगर इसके नेचर की बात करेंगे तो देखो इसको याद रखना, ये जो है क्षार है, तो ये क्या लिटमस पत्र पे कौन सा कलर देगा, तो लिटमस पत्र पे कलर कौन सा देगा, लिटमस पत्र पर कलर कैसा देगा, रेड से ब्लू, मतलब लाल से नीला, लाल से नीला देगा। अगर बात ग्लूकोज की करें तो ग्लूकोज आपका C6H12O6, इससे आपको एनर्जी ही मिलेगी, एनर्जी ही मिलती है। अब बात करें अगर प्रोटीन की, तो ये प्रोटीन बॉडी को कोशिकाओं की संरचना में काम करेगा, किसको, बॉडी के सेल्स को बनाएगा या प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर इसका वसा हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है। तो देखो अगर बात करेंगे हड्डियों की, तो वयस्क में कितनी होंगी हड्डी, 206, वयस्क में मतलब अडल्ट में। अगर बात चाइल्ड में करेंगे तो चाइल्ड में 300 प्लस होंगी, 300 प्लस। चाइल्ड मतलब ये वो वाला चाइल्ड नहीं जो 5 साल के अंदर वाला, ये इन्फेंट बेबी, इन्फेंट मतलब जो तुरंत पैदा हुआ है, उसकी बात करें तो उसमें कितनी होंगी,
300 प्लस बोन्स होंगी, 300 प्लस बोन्स होंगी। अब देखो, अब बोन्स की बात हो रही तो देखो सबसे बड़ी पूछ लेगा कि बड़ी बोन, तो बड़ी कौन सी, सबको पता है फीमर होगी। कहां पाई जाएगी, जांघ में। अगर सबसे छोटी पूछ लेगा तो कान में, नाम क्या होगा, स्टेपीज। मजबूत पूछ लेगा तो मजबूत होगी जो आपकी जबड़े की हड्डी होती है, मैंडिबल्स को बोलते हो, जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी ये सबसे मजबूत होती है, जबड़े की हड्डी। और इसमें क्या आपको पूछेगा हड्डी बनी किस चीज की होती है, तो बोन के बारे में और पूछ लेगा, बोन काहे का बना होगा। देखो, कैल्शियम प्लस फास्फोरस का बना होगा, कैल्शियम प्लस फास्फोरस। अब देखो फास्फोरस की बात चल रही है तो फास्फोरस, देखो फास्फोरस दो तरीके के होंगे, नंबर 1 सफेद फास्फोरस, नंबर 2 लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस, देखो सफेद फास्फोरस बोन में पाया जाएगा, लाल फास्फोरस ये क्या कहाँ पाया जाएगा, ये माचिस के ऊपर जो देखते हो आप ना, जो जल जाता है घिसने पे, वो होता है रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। तो देखो बोन ये 40 डिग्री पे स्वतः जलेगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने आप जलेगा सफेद फास्फोरस, बट लाल नहीं जलेगा, लाल 40 डिग्री पे नहीं जलेगा। ठीक है, बोन के बारे में इतनी चीजें। अब देखो कौन सी बोन नहीं है, स्टेपीज तो बता ही दिए, सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। हैमर तो जानते हो आप कहाँ पाई जाएगी, ये भी कान में पाई जाएगी। आप जो एनविल जानते हो, ये भी एक आपकी बोन सी है। जो एक्स है ये कोई बोन नहीं है, ये कोई बोन नहीं है, बॉडी में कोई एक्स नाम की बोन नहीं है। तो पूछ रहा है कि कौन सी हड्डी इन ऑप्शनों में से नहीं है, तो ये हड्डी आपकी शरीर में नहीं पाई जाती जिसका नाम एक्स है। ठीक है, तो ये आपकी हड्डी के बारे में जानकारी रही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा नी कैप को क्या कहा जाता है, नी कैप मतलब नी कैप को ये कहां पाई जाएगी, नी कैप को दूसरे टर्म में अगर कहें तो पटेला भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पटेला बोलेंगे। पटेला मतलब ये कहां पाई जाएगी, ये गांठ की जो पैर में पाई जाएगी, पैर में जो गांठ होती है जिसको हम लोग गांठ बोलते हैं ना, पैर गांठ जिसको बोलते हो ना, वो है। उसके ऊपर एक कटोरी टाइप की होती है ना, कटोरी टाइप की, वो जिसको ऐसे पकड़ कभी भी हिलाते भी हो उसको बोलेंगे नी कैप या फिर पटेला। ठीक है, तो देखो क्या बोलेंगे, नी कैप को क्या कहा जाता है, टांग के आगे भाग की हड्डी को नहीं, टांग के आगे भाग की हड्डी को टार्सल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टार्सल। और मैलस कहाँ की हड्डी बोलेंगे, और कंधे की हड्डी में भी नी कैप नहीं होगा, तो कहाँ होगा, पटेला को दूसरे टर्म में नी कैप ही बोलते हैं, पटेला को दूसरे टर्म में नी कैप ही बोलते हैं। हाथ की हड्डी पूछ देगा तो हाथ की हड्डी में कौन सा होगा, क्लैविकल बोन। हाथ में कौन सी होगी, हाथ में क्लैविकल, हाथ में क्लैविकल बोन होंगी, क्लैविकल बोन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन हुआ, नी कैप किसको बोलेंगे, पटेला को भी नी कैप बोलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो देखो, जो अगर पत्तियों को पूछेगा, पत्तियों को रंग प्रोवाइड करवाता, तो पत्तियों को क्लोरोप्लास्ट, क्या, क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करवाएगा। बट अगर पूछ रहा है इसमें क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है बीजों और फूलों को, तो बीजों और फूलों को कौन रंग प्रोवाइड करवाएगा, बीजों एंड फूलों को रंग प्रोवाइड करवाएगा, वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा आपका, वो होगा क्रोमोप्लास्ट। कौन सा, क्रोमोप्लास्ट जो होगा आपके बीजों और
फूलों को रंग प्रोवाइड करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सी सही होगा, ये बी है, ये सी सही होगा। ठीक है, अब देखो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? पत्तियों को रंग प्रोवाइड करेगा। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट में कोई पूछेगा तत्व कौन सा होता है तो मैंगनीज होगा। इसमें जो तत्व पाया जाएगा वो मैंगनीज होगा, मैंगनीज होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग बच्चे को पता है, पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करवाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट बीजों और फूलों को रंग प्रोवाइड करवाएगा और क्लोरोप्लास्ट आपका पत्तियों का हरा रंग प्रोवाइड करवाएगा। लिकोप्लास्ट क्या होता है कमेंट में बताइएगा, और टोनोप्लास्ट क्या होता है वो बताइएगा। लिकोप्लास्ट से तो आप समझ जाएंगे, जो टमाटर का लाल कलर होता है, जो टमाटर का लाल रंग ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। इसके कारण से टमाटर का लाल रंग होता है ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। अगर टमाटर की बात चल रही तो टमाटर देखो, टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है। क्या है? फल है। नंबर एक बात ये, टमाटर में होता क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, जिससे क्या होता है? किडनी में स्टोन बनती है, इसी से किडनी स्टोन इसी से बनती है। किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट से ही बनेगी, जो कि आपके टमाटर में प्रेजेंट होगा। टमाटर किसकी वजह से रेड होगा? तो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक के घटक होते हैं। नाभिक मतलब देखो ये नाभिक है अपना, देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये नाभिक होगा। नाभिक में कौन होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा? जीरो या न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देख ही रहे हो, कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखो केंद्र में क्या पाया जाएगा? केंद्रीय नाभिक में क्या पाया जाएगा? केंद्रीय नाभिक में पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में नहीं पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं नाभिक में पाया जाएगा, पॉजिट्रॉन भी नाभिक में नहीं पाया जाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाएंगे। देखो पॉजिट्रॉन जो यहाँ पे लिखा है वो इस वजह से लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण कण, क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन को बोलेंगे। तो इसका प्रतिकण क्यों बोलेंगे? देखो इसको प्रतिकण बोलेंगे, प्रतिकण। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन, इस वजह से क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का जो साइन होगा नेगेटिव और पॉजिट्रॉन का साइन होगा पॉजिटिव, इस वजह से इसका प्रतिकण बोलते हैं, इसका अपोजिट कण बोलते हैं पॉजिट्रॉन को। ठीक बात है। अब देखो आंसर तो अपना हुआ बी। ठीक, अब देखो इसमें क्या पूछेगा? और पूछेगा खोज के बारे में। देखो प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज पूछ लेगा। देखो इसकी खोज थॉमसन साहब, जे थॉमसन साहब। न्यूट्रॉन की चैडविक और प्रोटॉन की रदरफोर्ड। अब देखो परमाणु की खोज डाल्टन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ आपका? ऑप्शन बी इज करेक्ट कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो प्रतिरोध R1 R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? देखो कोई भी प्रतिरोध, जितने भी प्रतिरोध हो, अगर वो समांतर क्रम में जोड़े जा रहे हैं तो उनको सबको जोड़ के एक बटे के करके सबको जोड़ दो। कैसे? देखो 1/R ये कुल प्रतिरोध है, ये कुल 1/R1 अगर एक प्रतिरोध है तो इसके आगे एक प्रतिरोध और है तो वो इसके आगे जितने भी हैं सब ऐसे ऐसे जोड़ दो। बट इसमें कितने? इसमें दो ही प्रतिरोध है, R1 और R2। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 1/R1 प्लस 1/R2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 बटे R1 इंटू
R2, अब देखो हमको R निकालना है, R 1/R है ना, तो हमको R की वैल्यू चाहिए होगी, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, उलट देंगे हम, R2 बटे R1 प्लस R2। ये देख लीजिए, खोज लीजिए कहाँ है, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये आंसर आपका ए करेक्ट है, ये आंसर आपका ए सही है, ए सही है, ये बटे है, बटे, और ऑप्शन ए ये है, तो आपका आंसर ए करेक्ट है। ठीक बात है। अगर यही पूछ लेता ये किसमें है, ये समांतर में है, ये समांतर में है। अगर पूछ लेगा सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम में पूछ लेगा, तो क्या कुल प्रतिरोध कैसे निकाल लेंगे, सीधा सीधा सबको जोड़ देना है। कुल प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में है तो सीधा सीधा जोड़ देना है। क्या करना है, R1 प्लस R2 सीधा सीधा जोड़ देना है, सीधा सीधा जोड़ देना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ए, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है। देखो, ऊपर से देखने पर अगर कोई चीज कम गहरी प्रतीत हो रही है, उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, टेढ़ा प्रतीत हो रहा है, अगर कुछ भी ऐसा प्रतीत हो रहा है तो समझो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसी चीजें हो रही है। समझो प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का रेखीय कारण, परावर्तन के कारण नहीं दिखाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका का दिखना, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर का चमकना और मरीचिका का दिखना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल होंगे आपका। और इसका जो कह रहा है पानी की टंकी के ऊपर गहरी दिखाई देगी, तो अगर ऐसा हो रहा है कि अपनी मछली पानी में उसकी पोजीशन से थोड़ा उठी हुई दिख रही है, बाल्टी में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, बकेट में पड़ी एक छड़ हल्की तिरछी दिखाई देती है, तो ये सब का कारण क्या होगा, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कारण होगा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक बात है। अगर अपवर्तन की बात करें तो ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में किरणें जाती हैं तो उनके माध्यम जब बदलता है तो माध्यम बदलने से उनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो बदल जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। जैसे मान लो ये सघन माध्यम है, सघन है, और ये विरल है। ठीक है, अब देखो सघन है तो ये कहां से आएगी, ये मान लो इसके ऐसे आ रही, सघन है ऐसे आएगी, यहां विरल है ना तो ये ऐसे नहीं आएगी, थोड़ा बाहर की तरफ आ जाएगी, बाहर की तरफ टिल्ट हो जाएगी। अगर देखो, अगर मान लो ये विरल है और ये सघन है, ये सघन है, तो देखो अगर मान लो विरल से सघन की तरफ आएगी तो विरल से पहले से दूर तो थी ही, अब जब सघन की तरफ आएगी तो थोड़ा अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, ये ऐसे आएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी थोड़ा। ठीक है, तो ये किसका कारण है, ये कारण है आपका सब अपवर्तन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है। ये देखो, सूखा बालू आप देखोगे खूब चमकेगा, उस जो गीला रहेगा चमकेगा नहीं। इसका रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन ये रहेगा कि जो सूखा बालू होगा तो उस पर जो रे पड़ेंगी, उस पर जो रे पड़ेंगी तो परावर्तित होंगी, उस पर रे पड़ेंगी परावर्तित होंगी, बट गीला बालू होगा तो उस पर रे पड़ेंगे तो अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो वो चमकेगा नहीं, गीला बालू इस वजह से नहीं चमकता, सूखा बालू इस वजह से चमकता है। तो देखो, प्रकाश का परेषण के कारण नहीं, अपवर्तन के कारण नहीं, इसका प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकेगी, प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोनार का प्रयोग कर सकते हैं। देखो कौन कौन सोनार का प्रयोग कर सकते हैं, देखो लिखो, अपश्रव्य तरंगे, फिर श्रव्य तरंगे, फिर पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य। अब देखो, अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो श्रव्य तरंगे हैं। अगर इधर 20,000 से अधिक है, 20,000 से अधिक है तो वो पराश्रव्य तरंगे होंगी। अगर ये 20 हर्ट्ज से कम है तो ये अपश्रव्य तरंगे होंगी। तो देखो, जो श्रव्य तरंगे होंगी इनको मनुष्य सुनेगा खाली,
इनको खाली मनुष्य सुनेगा, ठीक है। जो अपश्रव्य तरंगे होंगी इसको कौन सुनेगा, इनको कुत्ता सुन लेगा, कुत्ता बिल्ली सुन लेंगे, ठीक है। और जो पराश्रव्य तरंगे होंगी तो ये कौन सुनेगा, ये सुनेंगे चमगादड़, डॉल्फिन, परपोइसेस और एलिफेंट। ये सारे एग्जाम्पल याद भी रखना है कि पराश्रव्य में कौन सुन लेगा, श्रव्य में कौन सुनेगा और अपश्रव्य में कौन सुनेगा। यहां सांप भी सुन लेते हैं, ये सांप, ठीक है। देखो पराश्रव्य कह रहा सोनार, सोनार कौन सी तरंगे यूज करेगा, सोनार में कौन सी तरंगे यूज होती है, पराश्रव्य, सोनार में कौन सी तरंगे यूज होंगी, पराश्रव्य। इस वजह से हम समझ गए कि सोनार कह दिया तो पराश्रव्य उसने कह दिया, समझो सोनार कह दिया तो समझो पराश्रव्य कह दिया। तो पराश्रव्य कौन कौन यूज करेगा, देखो चमगादड़ और परपोइसेस, डॉल्फिन। अब देखो पक्षी तो यूज नहीं करेंगे, पक्षी में देखो चमगादड़ यूज करेगा, डॉल्फिन भी यूज करेगा। तो देखो चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों यूज करेंगे, चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों यूज करेंगे। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के पृष्ठ पर रखी गई एक ठोस सुई जल पर तैरती है, क्यों। तो देखो जल के पृष्ठ पर रखी गई ठोस सुई जल पर तैरती है, क्यों, जल के श्यानता के कारण नहीं, किसके कारण तैरेगी, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ये किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। केशिकात्व के कारण, केशिका क्रिया के कारण, जल के दाब के कारण नहीं, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। किसके, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव वैसे होगा क्या, पृष्ठ तनाव वह प्रक्रिया है जिसमें उस क्षेत्र को कम से कम एरिया को कवर करने की कोशिश करता है, कम से कम क्षेत्रफल बनाने की कोशिश करता है। तो ये आपका आंसर डी सही हो जाएगा कि सुई तैरेगी जल पे पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आएगा। देखो किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आएगा, तो किस कारण से होगा, अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या पूर्ण परावर्तन के कारण। तो देखो ये जो चमकता नजर आएगा, तो देखो किसके कारण, पूर्ण परावर्तन के कारण आपका चमकता नजर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी और कांच का अपवर्तन क्रमशः 4/3 और 3/2 है। कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तन क्या होगा, देखो अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखो आप ऐसे लिखा करो, अपवर्तनांक, लाइन खींचो, पूछ रहा है किसके, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक जिसके सापेक्ष कह दे उसको नीचे लिख दो। कह रहा है पानी के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो कांच नीचे लिखो, तो ऊपर पानी हो गया, ठीक बात है। अब देखो लिख लो इनकी वैल्यू, पानी का पहली वाली वैल्यू पानी की, दूसरी वाली कांच की, तो 4/3 वैल्यू किसकी है, पानी की, कांच की फिर कितनी हुई, 3/2। आप लोग कैलकुलेशन में तो बहुत महारत हासिल की हो, इसको आराम से कर सकते हो, क्या हो जाएगा 8/9, ठीक है। ये क्या होगा, ये इसका अपवर्तनांक होगा, तो 8/9। देखो वेट कर रहा है आपका 9/8, थोड़ा भी चूकोगे ना धरा जाओगे। तो आंसर सी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्षेप बल और भार बल कार्य करते हैं। देखो उत्क्षेप बल कह रहा है, उत्क्षेप बल और भार बल। तो देखो मान लो ये आपका भार है, ये आपका भार है, इसमें लिखना चाहिए था पानी में उत्क्षेप बल और भार बल काम करेंगे। तो देखो, तो उत्क्षेप बल और भार बल, ये भार बल नीचे की तरफ काम करेगा, उत्क्षेप बल ऊपर की तरफ काम करेगा, तो ये एक दूसरे के नीचे की ओर काम करेंगे, विपरीत काम कर रहे हैं। देखो ये नीचे की ओर भार करेगा, उत्क्षेप बल ऊपर की तरफ काम करेगा, ठीक बात है। तो ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, ऊपर की ओर काम करेंगे नहीं, समांतर भी काम नहीं करेंगे, काम एक दूसरे के विपरीत करेंगे।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश, बहुत ध्यान से रखना, कम से कम 10 सेट में क्वेश्चन ये रिपीटेड है, 10 सेट में कि गर्मी और प्रकाश दोनों कौन पैदा करता है। तो गर्मी और प्रकाश दोनों जो पैदा करेगा उसको दहन बोलेंगे। दहन, गर्मी प्रकाश दोनों पैदा करेगा तो आंसर दहन मार देंगे। आंसर क्या होगा? दहन। अब देखो इसमें देखो, उदासीन मतलब न्यूट्रल जानते हो, 0। अब देखो ऊष्माक्षेपी मतलब ये ऊष्मा देगा, ऊष्मा देगा, ठीक बात है। और ऊष्मा शोषी मतलब ये ऊष्मा लेगा, ऊष्मा लेगा। ऐसे याद रखना है कि ऊष्माक्षेपी ऊष्मा देगा हमको, ऊष्मा शोषी ऊष्मा लेगा, ठीक बात है। तो इसका जो प्रकाश और दहन, प्रकाश और गर्मी दोनों पैदा करेगा, उसको क्या बोलेंगे? दहन बोलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। तो देखो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होंगी तो उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होगा, अगर ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होगा इसको बोलेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब संयोजन की बात करेंगे तो संयोजन मतलब क्या होगा? संयोजन मतलब ये होगा कि जैसे मान लो ये A है और ये B है, इनका अगर रिएक्शन करवाओ तो AB बन जाए, ये संयोजन हुआ, ठीक बात है। रेडॉक्स अभिक्रिया तो आंसर आपका हुआ, जिसमें जो ऑक्सीकरण अपचयन जिस प्रक्रिया में दोनों हो तो उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब जैसे मान लो AB प्लस BC है, AB प्लस CD, C और D, AB प्लस CD, तो ये क्या बना ले? ये AC बना ले प्लस BD बना ले, इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। बट ये जो है ये द्विविस्थापन है। ये कौन से है? द्विविस्थापन। इसको क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? प्रतिस्थापन मतलब वो प्रतिस्थापित हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह प्रतिस्थापित हो जाए, उसको बोलेंगे वियोजन या प्रतिस्थापित। या AB जैसे है A प्लस B हो जाए, इसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया या प्रतिस्थापित, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होती है। देखो लिख लो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन है तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना इलेक्ट्रॉन का हटना हाइड्रोजन का हटना, इसमें क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। ये अभिक्रियाएं जिनमें होंगी, ऐसी हो रही होंगी तो उसको ऑक्सीडेशन, उसको रिडक्शन बोलेंगे। देखो कहीं पे परमाणु की प्रोटॉन की बात नहीं करता है, कहीं पे प्रोटॉन और परमाणु की बात नहीं करेगा, तो क्या करेगा? अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। क्या करा? अपचयन मतलब रिडक्शन। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है, परमाणु का जुड़ना और परमाणु का हटना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका C, सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? द्रव्य में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो द्रव्य में जो पृष्ठ तनाव होगा, द्रव्य में पृष्ठ तनाव होगा जो किसके कारण से होगा, ये कह रहा है। अणुओं के मध्य विद्युत बल तो कहीं बात ही नहीं है। अणुओं का संभव स्वसंजक बल, अणुओं के मध्य गुरुत्व बल, ऐसे काट दो। अणुओं के मध्य आसंजन बल, आसंजन एडहेसिव फोर्स। देखो जो तनाव होगा, अगर मान लो द्रव के बीच में आपका पृष्ठ तनाव बन रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर सासंजक बल ज्यादा हो रहा है। क्या? सासंजक, उनके अणुओं में के मध्य सासंजक बल ज्यादा हो रहा, तभी वो चिपक रहे हैं एक दूसरे के पास में, तभी वो बिल्कुल डेंस होते जा रहे हैं। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आपका बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी फर्स्ट का लीवर का उदाहरण है? श्रेणी फर्स्ट का, श्रेणी फर्स्ट में क्या होगा, इसको याद रखिएगा, F L E, ये तीनों क्या होंगे? ये बीच में होंगे, बीच में होंगे। देखो F को क्या बोलेंगे? ये फलकर्ण बोलेंगे, ये लोड हुआ, ये इफर्ट हुआ। देखो ये कह रहा है लीवर फर्स्ट, श्रेणी फर्स्ट का फलकर्ण बीच में होगा। फलकर्ण मतलब जो जहां पे चीज टिकी होती, मान लो ये लोड है, और यहां से इफर्ट डाल रहे हो, तो ये जो बीच में है इसको फलकर्ण बोलेंगे। तो ऐसा कौन सा दिखाएगा? देखो आप जो प्लायर बोलते हो ना, प्लास, उसमें देखो एक जगह लोड डालोगे, एक जगह इफर्ट डालोगे। जैसे कैंची देखते हो, कैंची, ठीक है, तो कैंची किसका एग्जांपल है? श्रेणी फर्स्ट का। चिमटा में क्या करते हो? चिमटा ऐसे होगा ना, चिमटा देखो ऐसे होगा चिमटा, यहां से पकड़ते हो, ऐसे बंधा होता है, बीच में दबाते हो ना, बीच में दबाते हो, तो बीच में क्या आया? लोड आया, तो ये चिमटा किसका है? दूसरे का है, ठीक है। अब सरौता को देख लो, सरौता को ढंग से देखो, सरौता को, तो सरौता का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा होगा? सरौता का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे। देखो यहाँ क्या होता है बीच में, इसमें क्या होगा? इसमें बीच में यहाँ पे होगा क्या? लोड। इधर क्या होगा? यहाँ से हम लोग इफर्ट, यहाँ से ऐसे दबाते हैं ना, तो किनारे पे क्या होगा? इफर्ट। बीच में लोड होगा, तो ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है। अब देखो प्लास जानते हो ना, प्लास कैसे बना होगा? प्लास ऐसे बना होता है, ऐसे होता है। देखो बीच में क्या होता है? बीच में फलकर्ण है। अब इधर से क्या करते हो? इधर से इफर्ट लगाते हो, और इधर से इफर्ट लगाओगे तो क्या नाम, इधर लोड होगा, आगे लोड होगा, तब आगे से कटेंगे चीजें ना। तो हमारा बीच में क्या आया? बीच में फलकर्ण आया। जब बीच में फलकर्ण आया तो आपका श्रेणी पहले का उत्तोलक आपका प्लायर हो जाएगा। अगर इसको सिद्धांत की बात करें, कौन से सिद्धांत पे काम करेंगे? तो देखो लीवर आर्कमिडीज के सिद्धांत पे काम करते हैं, आर्कमिडीज के सिद्धांत पे, आर्कमिडीज के प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। सारी चीजें समझ में आई अच्छे से? आपने नोट भी की होंगी, चीजें जो नहीं है उनको जरूर नोट करते रहिए। तो कैसा लगा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास को दोस्तों में अपने शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।